गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अब तक हमने एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन आता है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूनिकोटेलिक। उसके बाद में जो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो 4 पार्ट होते हैं या 4 ऑर्गन होते हैं, जैसे कि किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 पार्ट्स के बारे में हमने बात की थी। और उनके बाद में किडनी की हमने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, नेफ्रॉन क्या मेरे नेफ्रॉन के बारे में सबसे पहले बात करनी की है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी? किडनी की। तो किडनी की स्ट्रक्चर भी कौन बना रहा है? नेफ्रॉन बना रहा है। और किडनी का जो कार्य होता है यूरिन फॉर्मेशन, वो भी कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। तो इस प्रकार नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। देखो, जिस प्रकार हम सेल्स के बारे में हम बात करते हैं, सेल्स एक एनिमल्स बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि एक सेल्स एनिमल्स बॉडी का फंक्शंस भी कर रही है और एक एनिमल्स बॉडी की स्ट्रक्चर का निर्माण भी कर रही है ना। तो इसी प्रकार नेफ्रॉन भी क्या कर रहा है? किडनी की स्ट्रक्चर का निर्माण भी कर रहा है और किडनी का जो फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, वो भी कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। तो इस प्रकार नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इसका, किडनी का। उनके बाद में अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो नेफ्रॉन क्या होता है? एक लॉन्ग, थिन एंड कोइल्ड ट्यूबुल्स होती है। तो मैंने यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में लिखा है, नेफ्रॉन कैसा होता है? लॉन्ग होता है, थिन होता है एंड कोइल्ड ट्यूबुल्स लाइक इनकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। उनके बाद नेफ्रॉन की नंबरिंग की अगर हम बात करें, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है किडनी में, उसकी अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन की संख्या किडनी में, एक किडनी में इनकी संख्या होती है 10 to 12 लाख, 10 से 12 लाख या 10 to 12 लाख एक किडनी में इनकी क्या होती है? संख्या होती है। इस प्रकार जब हम दोनों किडनी की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20 to 24 लाख टोटल जो किडनी तो की अगर हम बात करें उसमें इनकी संख्या होती है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन 2 प्रकार का होता है। देखो, किडनी में नेफ्रॉन कहाँ पे स्थित होता है, उसके बेसिस पर हम नेफ्रॉन के 2 टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला तो नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा होता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। पहला टाइप कौन सा नेफ्रॉन का? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा टाइप कौन सा आता है? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, देखो पीछे हमने किडनी की जब हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा था या हमने इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तब किडनी में क्या होती है? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है आउटर को, तो हमने क्या कहा था? कॉर्टेक्स, और जो मिडल पार्ट या सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, तो नेफ्रॉन का कुछ भाग तो कॉर्टेक्स में स्थित होता है। मैंने अभी बताया था लंबी या लॉन्ग ट्यूबुल्स होती है, तो लॉन्ग ट्यूबुल्स का कुछ भाग या नेफ्रॉन का कुछ भाग तो कॉर्टेक्स में स्थित होता है और कुछ भाग मेडुला में स्थित होता है। तो नेफ्रॉन का वह भाग जो कॉर्टेक्स में स्थित है उसको तो बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का वह भाग जो मेडुला में स्थित है उसको बोलते हैं जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, इनके बारे में भी कल हमने बात की थी कि जो नेफ्रॉन का जो मेट्रिकल ट्यूबुल है, पीसीटी एंड डीसीटी, ये कहाँ पे स्थित होता है? कॉर्टेक्स में। और ये लूप ऑफ हेनले कहाँ पे स्थित होता है? इसमें मेडुला वाले पार्ट में। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर नेफ्रॉन के 2 प्रकार होते हैं, या नेफ्रॉन 2 प्रकार का होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो कहाँ पे स्थित होता है? कॉर्टेक्स में स्थित होता है। और ये टोटल नेफ्रॉन का 15 से 35% भाग होता है। टोटल नेफ्रॉन का 15 से 35% भाग कहाँ पे स्थित होता है? कॉर्टेक्स में स्थित होता है। और इसमें जो कॉर्टेक्स की जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें जो हेले का जो लूप होता है वो स्मॉल साइज का होता है। ठीक है ना, हेले का लूप कौन सी साइज का होता है? स्मॉल साइज का होता है। उसी प्रकार जब जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ पे स्थित होता है? मेडुला में स्थित होता है। और इसका जो लूप ऑफ हेले वो साइज में कैसा होता है? लार्ज होता है। और ये टोटल नेफ्रॉन का 85 to 65% या परसेंटेज होती है। तो ये नेफ्रॉन के 2 टाइप है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। कि एक किडनी में नेफ्रॉन कहाँ पे स्थित होता है उसके बाद उसका नाम का है। पहला होगा कॉर्टिकल, दूसरा होगा जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। डायग्राम से आपको पता चल रहा है थिन, ट्यूबुल एंड कॉइल्ड इनकी स्ट्रक्चर होती है ना। तो हमने नेफ्रॉन के 5 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग तो वेलपीडियम ट्यूबुल, ये वेलपीडियम ट्यूबुल, वेलपीडियम ट्यूबुल में हमने रखा था ग्लोमेरुलस, ये रहा ग्लोमेरुलस, ठीक है। दूसरा रखा था हमने बोमेन कैप्सूल और ये हो गया बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस को कमांड रूप से हम क्या बोलते हैं, वेलपीडियम ट्यूबुल्स बोलते हैं। दूसरा पार्ट होगा पीसीटी, ये वाला पार्ट होगा पीसीटी, ये वाला पार्ट पीसीटी होगा। उनके बाद में तीसरा पार्ट आता है ल्यूकोफिले, ये पार्ट होगा ल्यूकोफिले, ठीक है। और ल्यूकोफिले की 2 आर्म होती है। पहली आर्म होती है डिस्केंडिंग आर्म और दूसरी आर्म होती है एस्केंडिंग आर्म। उनके बाद ये वाला पार्ट होगा टीसीटी वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट टीसीटी, ठीक है। और नेक्स्ट ये पार्ट होगा सीडी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लेकिन कई बार पीसीटी को इनके बीच, पीसीटी और वेलपीडियम ट्यूबुल के बीच में नेक पार्ट भी आता है, यहाँ पे आता है नेक, ठीक है। तो ये तो हो गए नेफ्रॉन के पार्ट। पहला पार्ट वेलपीडियम ट्यूबुल्स, दूसरा नेक, तीसरा पीसीटी, चौथा ल्यूकोफिले, पांचवा डीसीटी और ये हो गया सीडी या कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी की फुल फॉर्म मैंने कल बताई थी आपको, प्रॉक्सिमल कोनवॉलिटेड ट्यूबुल। डीसीटी की फुल फॉर्म डिस्टल कोनवॉलिटेड ट्यूबुल और सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वेलपीडियम ट्यूबुल्स के बारे में। ये वाला पार्ट कौन सा है, वेलपीडियम ट्यूबुल्स। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, वेलपीडियम ट्यूबुल्स, ठीक है। तो वेलपीडियम ट्यूबुल्स में जो बोमेन कैप्सूल है, ये वाला पार्ट क्या है, बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, कप लाइक होती है, कप के समान। तो जो बोमेन कैप्सूल कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल है, उसमें ब्लड की सप्लाई करने वाली 2 आर्टरी होती है। एक होती है एफरेंट आर्टरी, क्या होती है, एफरेंट आर्टरी। दूसरी कौन सी होती है, इफरेंट आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है, एफरेंट, ये कौन सी है, इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को ला रही है, कहाँ पे, बोमेन कैप्सूल। या बोमेन कैप्सूल की यहाँ पे जो कैविटी बन रही है, उस कैविटी में ब्लड को लाने का काम करते हैं। जबकि इफरेंट आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को ले जा रही है, कहाँ से, नेफ्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की एटेरियोल या आर्टरी होती है, एफरेंट व इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लाएगी या ब्लड की सप्लाई करेगी किसमें, नेफ्रॉन में। और इफरेंट आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को ले जाएगी, कहाँ पे, हार्ट में। तो अब देखो यहाँ पे एफरेंट आर्टरी आगे जाकर के बहुत सारी थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये जो आर्टरी है आगे जाकर के बोमेन कैप्सूल की जो कैविटी है, उस कैविटी में आगे जाकर के बहुत सारी थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से कैपिलरीज का एक मास का निर्माण होता है। उसी मास को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये होगा बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस का बेस पार्ट होता है जो कप के समान होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। और बोमेन कैप्सूल में आपको एक सेल्स देखने को मिलेगी, वो सेल्स कौन सी है, पोडोसाइट सेल। यहाँ पे सेल्स होती है, उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। उनके बाद में आप इसमें वेलपीडियम ट्यूबुल्स के बारे में आपको क्या क्या बताना है। सबसे पहले आपको ग्लोमेरुलस के बारे में बताना है कि बोमेन कैप्सूल की जो कैविटी होती है उसमें 2 प्रकार की आर्टरीज होती है, एफरेंट आर्टरी, दूसरी होती है इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है किसमें, नेफ्रॉन में। और इफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड को ले जाने का कार्य करती है, कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है। उनके बाद में एफरेंट आर्टरी आगे जाकर के बहुत सारी थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से कैपिलरीज का एक मास का निर्माण होता है। उसी मास को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। उनके बाद में ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल की जो वॉल है, वहां पे एक मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट होती है और उस पोर का डायमीटर होता है, वो डायमीटर होता है 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। यहाँ पे छोटे क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। उस पोर का जो डायमीटर होता है या उसकी जो चौड़ाई होती है वो 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो ये तो होगा वेलपीडियम ट्यूबुल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पीसीटी के बारे में। तो
पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड टू बोन। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल आगे जाकर के ओपन होता है, किसमें ओपन होता है? पीसीटी वाले पार्ट में। और पीसीटी कैसी होती है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉइल्ड ट्यूबुलाइट स्ट्रक्चर होती है पीसीटी। ठीक है, अब पीसीटी की जो सेल्स होती है वो सेल्स कौन सी होती है? ट्यूबोडियल सेल्स। पीसीटी की जो सेल्स पाई जाती है वो सेल्स कौन सी होती है? ट्यूबोडियल सेल्स, ट्यूबोडियल ट्यूब के समान, है ना। तो ट्यूब के समान यहाँ पे सेल्स पाई जाती है, इसको बोलते हैं ट्यूबोडियल सेल्स। ठीक है, इसके अलावा पीसीटी वाले पार्ट में आपको माइक्रोविलाई भी देखने को मिलते हैं। माइक्रोविलाई क्या होते हैं? आउटर क्लॉथिंग या उभारनुमा जो संरचना होती है, उभारनुमा संरचना। देखो यहाँ पे माइक्रोविलाई, ऐसी उभारनुमा संरचना, ये क्या होती है? माइक्रोविलाई होते हैं। यहाँ पे पीसीटी वाले पार्ट में आपको माइक्रोविलाई भी देखने को मिलेगी। और माइक्रोविलाई क्या करते हैं? यहाँ पे जो ब्लड चलेगा उस ब्लड में आगे हम बात करेंगे फिल्ट्रेट मटेरियल के बारे में, है ना। तो फिल्ट्रेट मटेरियल में जो वाटर ग्लूकोज वगैरह है उनको अवशोषित करने का कार्य करती है माइक्रोविलाई। क्या उनकी अवशोषण की जो सतह है वो बढ़ जाती है। अब पीसीटी वाले पार्ट के बाद हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। ये होगा लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बारे में आपको क्या बताना है कि ये पीसीटी वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट वो आगे जाकर के लूप ऑफ हेनले के डिस्केंडिंग आर्म में ओपन होता है। देखो लूप ऑफ हेनले की दो आर्म होती है, ये वाली आर्म क्या होती है? डिस्केंडिंग आर्म। ये वाली कौन सी होती है? एस्केंडिंग आर्म। पीसीटी कहाँ पे ओपन होती है? डिस्केंडिंग आर्म में ओपन हो रही है ना। तो लूप ऑफ हेनले के डिस्केंडिंग आर्म में पीसीटी ओपन होती है। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले की जो दोनों आर्म होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल होती है। एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल होती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले की जो शेप होती है वो यू शेप होती है। यू शेप कैसी होती है? यू शेप होती है। और यू पे क्या होती है? दो आर्म होती है। इसको हमने क्या बोला? डिस्केंडिंग, और इसको क्या बोला? एस्केंडिंग ना। तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की जो दोनों आर्म है वो एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल होती है। इनके बाद आपको बता रहा है डीसीटी वाली। तो डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड टू बोन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की जो एस्केंडिंग आर्म है वो आगे जाकर किस में ओपन हो रही है? डीसीटी पार्ट में ओपन हो रही है। ठीक है, डीसीटी वाले पार्ट में जो सेल्स पाई जा रही है वो भी सेल्स कौन सी होती है? ट्यूबोडियल सेल्स होती है। यहाँ पर भी कौन सी सेल्स है? ट्यूबोडियल सेल्स है। और पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जबकि डीसीटी में माइक्रोविलाई एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोविलाई देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी होती है? सीडी। अब डीसीटी आगे जाकर के कहाँ पे ओपन होती है? कलेक्टिंग डक्ट में या सीडी पार्ट में ओपन होती है। सीडी की जब हम बात करते हैं तो सीडी की संख्या जो यहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे जो थे ने जो ट्यूबल्स बनाई है इसकी संख्या अबाउट होती है 8 टू 20 की समथिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स होती है वो सेल्स कौन सी होती है? कॉलमनर सेल्स। कॉलम के समान सेल्स पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कॉलमनर सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये आपको बताना है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में, हर अलग अलग पार्ट के बारे में बताना है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ये आपको डायग्राम बनाना है। उनके बारे में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मेल पिनियन ट्यूबुल्स। मेल पिनियन ट्यूबुल्स दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या होती है? कपलाइंग स्ट्रक्चर होती है। बोमेन कैप्सूल के जो बेस पार्ट होता है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती है, जिसको पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं, है ना। तो ये तो बोमेन कैप्सूल के बारे में लिखना है। और बोमेन कैप्सूल क्या कर रहा है? ग्लोमेरुलस में एक बेस पार्ट प्रोवाइड करवाता है। उनके बाद में 2 नंबर लगा मेल पिनियन ट्यूबुल्स का दूसरा 2 नंबर पार्ट कौन सा आ गया? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में आपको बताना है एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी के बारे में। तो एफरेंट आर्टरी तो क्या कर रही है? ब्लड को ला रही है, किसमें? नेफ्रॉन में। और इफरेंट आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड को ले जा रही है नेफ्रॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे एफरेंट आर्टरी आगे जाकर के बहुत सारे थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। और यहाँ पे थिन कैपिलरीज का एक मास का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है ना। और ग्लोमेरुलस इस बोमेन कैप्सूल की वॉल के साथ मिलकर के एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल साइज के बोर प्रेजेंट होते हैं, जिनका डायमीटर 500 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। उनके बाद 2 नंबर लगा कि आपको क्या लिखना है? पीसीटी। पीसीटी फुल फॉर्म आपको लिखनी है प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड टू बोन। पीसीटी की अगर हम बात करें तो पीसीटी में जो सेल्स होती है वो सेल्स कौन सी होती है? ट्यूबुलियल सेल्स होती है। यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। बोमेन कैप्सूल आगे जाकर किस में ओपन होता है? पीसीटी। और पीसीटी आगे जाकर किस में ओपन होता है? लूप ऑफ हेनले की डिस्केंडिंग आर्म में। अब 3 नंबर का क्या आपको राइट अप करना है? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की जब हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले का जो इसमें तो क्या होती है? इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है। इसमें 2 प्रकार की आर्म होती है, एस्केंडिंग आर्म और डिस्केंडिंग आर्म, है ना। और ये भी क्या होती है? लॉन्ग ट्यूबुलाइन की स्ट्रक्चर होती है ना। और यहाँ पे जो आर्म होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है ना।
उनके बाद में आपको डीसीटी भी बताना है कि डीसीटी फुल फॉर्म डिजिटल कॉल वाले के ट्यूबुल है, और लो ऑफ हेनले की जो एस्केंडिंग आर्म आगे जाके किसमें ओपन होती है, डीसीटी वाले पार्ट में, और डीसीटी वाले पार्ट में जो सेल्स होती है वो भी सेल्स कौन सी होती है, ट्यूबुलर सेल्स होती है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोविलाई एब्सेंट होती है। ठीक है, उनके बाद में सीडी फुल फॉर्म क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, और सीडी में जो सेल्स होती है वो होती है कोलुमनर सेल्स होती है। तो ये आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको बता रहा है। ठीक है, इनसे जो पहले जो हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन होता क्या है, तो नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको मोस्टली 3 बातें बताई है। नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन होता कैसा है, थिन लॉन्ग एंड कोल्ड स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन की संख्या पर किडनी में 10 to 12 लाख होती है। उनके बाद में नेफ्रॉन के टाइप आते हैं, तो नेफ्रॉन 2 प्रकार है। नेफ्रॉन किडनी में कहाँ पे स्थित होता है उसके बाद उसके नेफ्रॉन के प्रकार है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन किडनी के कॉर्टेक्स में स्थित होता है, जो टोटल नेफ्रॉन का ये 15 to 35% होता है। ठीक है, और इसका जो लूप जो हैंड है वो साइज में स्मॉल साइज का होता है। इसी प्रकार जस्ट्रामेडुलर जो नेफ्रॉन होता है वो कैसा होता है, मेडुला में स्थित होता है। टोटल नेफ्रॉन का 85 to 65% होता है, और इसका जो लूप ऑफ हैंड है वो साइज में लार्ज होता है। तो ये आपको नेफ्रॉन के बारे में पूरा लिखना है, ठीक है ना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के टाइप्स और नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके।